प्रश्न 1, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? उत्तर, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। प्रश्न 2, संसाधन से क्या आशय है? उत्तर, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। प्रश्न 3, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। प्रश्न 4, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अथवा जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। विशेषताएं: 1, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका चौक मिट्टी मिली होती है। 2, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। 3, इस मृदा में साधारणतया पोटाश, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रश्न 5, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न 6, पवन अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। प्रश्न 7, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? उत्तर, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। प्रश्न 8, बांगा क्या है? उत्तर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगा कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगा स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। ये कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। प्रश्न 9, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। उत्तर, जलोढ़ मिट्टी: 1, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। 2, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। 3, ये देश की भूमि के 40% भाग में फैली हुई है। दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। 4, इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। काली मिट्टी: 1, ये मिट्टी काले रंग की होती है। 2, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी गार से निकले लावा द्वारा होता है। 3, ये देश की भूमि के 18.5% भाग में फैली हुई है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। 4, इसमें मैग्मा के अंश, लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न 10, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बांगर और खादर में निम्न अंतर पाए जाते हैं। बांगर: 1, पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। 2, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहां तक नहीं पहुंचता। 3, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। 4, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। खादर: 1, बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। 2, ये संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। 3, खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 4, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 11, अभयारण्य किसे कहते हैं?
उत्तर, अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल हैं। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। प्रश्न 12, केंद्रीय वन आयोग क्या है? उत्तर, केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। प्रश्न 13, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? अथवा आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। उत्तर, भारत में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। प्रश्न 14, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? उत्तर, जूट को भारत का सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। प्रश्न 15, नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? उत्तर, नकद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नकद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि हैं। प्रश्न 17, झूमिन कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। 18, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वाणिज्यिक कृषि, 1, ये कृषि बड़े क्षेत्रों में की जाती है। 2, इस कृषि में आधुनिक यंत्रों और मशीनों का उपयोग होता है। 19, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता रहा है। उन खनिजों का बहुत महत्व है जो कार्य योग्य होते हैं। प्रश्न 20, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। अथवा ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, ऊर्जा के परंपरागत साधन, 1, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। 2, जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषण फैलता है। 3, जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। 4, इनका प्रयोग गैर परंपरागत साधनों के बाद हुआ है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, 1, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे या गोबर व मलमूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आती हैं। 2, ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देते हैं। 3, ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग निरंतर संभव है। 4, इनका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है।